गया एनालिसिस ऑफ डाटा या इंटरप्रिटेशन। शुरू से एक बार फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोस्टैटिक्स। इससे पहले एक बार हम आपको रिवाइज करा दें कि क्या आपको हम पढ़ाए हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ाए थे कि स्टैटिक्स क्या है। हम जानते हैं कि स्टैटिक्स जो होता है एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। और यह जो वर्ड है यह एक लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्टेटस। ठीक है। इसका मतलब है स्टेटस का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट। एक अच्छी सरकार चलाने के लिए एक अच्छे चीजों को तय करना पड़ता है कि कितनी आबादी है, कितना पॉपुलेशन है, कैसे उसमें जनसंख्या बढ़ रहा है, कैसे चीजों। ठीक है। या मैच भी देखते होइएगा, जो आईपीएल है तो आईपीएल रद्द वाला जो आईपीएल है तो उसमें भी देखते होइएगा कि पिछले साल कौन जीता, कौन बॉल पर कितना मारा, कितना बार बॉलर बॉल किया है तो कितना को आउट कर दिया है, फिर खिलाड़ी कितने मतलब एक टीम खेल लिया है, दूसरा टीम उस बॉर्डर लाइन से कैसे गुजर रहा है तो 2 लाइन दिखाता है कि हाँ ये जीतने के कगार पे है। विकेट गिरता है तो 2 3 को धब्बा गिरा देता है। तो ये जो चीजें हैं वो स्टैटिक्स ही तो है कि आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आसानी से समझा सके। बात बहुत है और ज्यादा बात को कम शब्दों में दिखाने के लिए, डायग्रामेटिक रूप से दिखाने के लिए, ताकि कोई भी समझ सके, यही स्टैटिक्स है। अब इसी स्टैटिक्स का यूज आपको बायोलॉजी में यूज किया गया, इसलिए इसका नाम हो गया बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स बायोलॉजी का ही ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं तो मेथड ऑफ कलेक्शन करने का, डाटा को इकट्ठा करने का, चीजों को देखते हैं, फिर उसका प्रेजेंटेशन करते हैं कि कैसे उसको आपको प्रेजेंट करना है, फिर हम एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा बायोस्टैटिक्स जो होता है वह इसके लिए मेजरमेंट करने के लिए आपके पास कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप मेथड लगाते हैं, तरह तरह के मेथड लगाते हैं, ताकि आपको एक एग्जैक्ट डाटा, एक परफेक्ट डाटा मिल सके, जिस पर कोई अपवाद नहीं हो, जिस पर कोई लोग ये ना कर सके। तो अब कहता है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रांसिस गैल्टन, जिनको हमको फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स कहते हैं, जिन्होंने स्टैटिकल कंसेप्ट देने का काम किया। ठीक है। इसके अलावा दूसरा है जिनका नाम था गैल्टन, उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टैटिक्स के लिए यूज किया। किसके लिए तो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, आबादी के लिए। ठीक है। कौन? गैल्टन साहब ने बायोस्टैटिक्स के बारे में विशेष बताया, पॉपुलेशन के लिए यूज किया। उसके बाद है कि इसके लिए बायोस्टैटिक्स के लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था द टर्म बायोमेट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाल्टर वेल्डॉन। वाल्टर वेल्डॉन नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने बायोमेट्री बोला, मतलब बायोमेट्री जस्ट बायोस्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स जस्ट बायोमेट्री, दोनों लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द है। अब उनके हिसाब से, मतलब जो दूसरे वाले आए हैं जिनका नाम है वाल्टर वेल्डॉन, उन्होंने स्टैटिक्स को 2 भागों में बताने का काम किया, एक प्योर और एक स्टैटिकल, सॉरी एक प्योर और एक अप्लाइड। तो प्योर वाले का, फिर प्योर जो शुद्ध डाटा आपको आता है उसको कैसे आप एनालाइज करेंगे, तो उसको 4 कैटेगरी में बांट के पढ़े, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, एनालिटिकल स्टैटिक्स, इंडक्टिव स्टैटिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। फिर हम लोग चारों को बारी बारी से देखे, उसके बाद हम लोग आप शुरू कर दिए क्लासिफिकेशन ऑफ बायोस्टैटिक्स, जिसमें कहा गया कि बायोस्टैटिक्स जो होता है कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू 2 एस्पेक्ट्स। इसको 2 एस्पेक्ट्स के आधार पर डिवाइड करके पढ़ते हैं। द डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट फॉर गेटिंग और कलेक्टिंग द डाटा, एक ऐसे तरीके से डिजाइन किया था जिसको हम डाटा को कलेक्ट कर सके हैं। ठीक है। मतलब ऐसे तरीके से आपको एक चीज व्यवस्थित करना होगा, या ग्राफिकली करे या कॉपी पर आपको 4 5 10 लाइन खींच के करे, जैसे भी कर सकते हैं। द स्टैटिकल एनालिसिस और स्टैटिकल मेथड, और उसके कुछ मेथड होंगे, कुछ तौर तरीके होंगे। बायोस्टैटिक्स इन्वेंशन इज कैरिड थ्रू द फॉलोइंग सीक्वेंशियल स्टेप। आपको अगर सही तरीके से सीक्वेंशियल वे में सजाना है तो 4 चीज दिया गया है। कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसको वेरिएबल कहा गया। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, डाटा का वर्गीकृत करना। तीसरा एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा पे एनालिसिस करना, कम ज्यादा का चीजों को एनालाइज करना। और चौथा एक दूसरे से जोड़ के देखना, इंटरप्रिटेशन डाटा। तो ये चीजें हो गया जो आपको क्लासिफिकेशन के अलावा इन्वेंशन में जरूरत पड़ती है। यहां तक सब लोगों का हो गया है।
ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि बायोस्टैटिक्स का उपयोग कुछ लाइफ साइंस में किया जाता है, हम लोग के जीवन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, रिसर्च में या बाकी चीजों में। उस वो कौन कौन सा चीज है, कौन कौन सा सेक्टर है जिसमें इसका प्रयोग होता है। इस सबको डील करके नहीं पढ़ना है, डील करके पढ़ने लगेंगे तो 10 पन्ना हो जाएगा, उतना हम लोग को जरूरत है नहीं, एक स्टेप जितनी जरूरत है। अभी कितना पेज हुआ है? कितना पेज हुआ है? 4 पेज। चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग क्या देखना है। बायो स्टैटिक्स हैज applications in all the branches of life sciences, few उसमें से few applications of biostatics are summarized। कुछ उसमें से कुछ को हम लोग एक जगह देख लेते हैं, क्या है समराइज्ड बिलो, ठीक है। नीचे देखते हैं क्या क्या है। तो पहला सेक्टर है जिसमें यूज किया जाता है वो है रिसर्च, ठीक है, बायोस्टैटिक्स का यूज यहाँ पर रिसर्च में किया जाता है। ठीक है, अब रिसर्च में भी कई सारे पर्पस है, ठीक है। दूसरा है, पहले इस अलग अलग देख लेते हैं फिर अलग करके देखेंगे। दूसरा, मेडिकल चेकिंग द इफिशियंसी, सत्यता के लिए ड्रग्स कितना आया, कितना ड्रग दिया जा रहा है, कितना पहुंचना चाहिए, ये सब चीजों के लिए, मेडिकल चेकिंग के लिए, इफिशियंसी की क्षमता के लिए इसका यूज किया जाता है। तीसरा, जेनेटिक्स में तो यूज होता ही है। चौथा, इन न्यूमेरिकल टैक्सोनोमी, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनोमी का मतलब हो गया टैक्सोनोमी विथ नंबर, टैक्सोनोमी विथ नंबर्स। 4 हो गया। 5वां, फॉर मॉनिटरिंग द कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ। आज जो आपको डाटा मिलता है कोरोना में इतना मरीज आया, कितना मरीज चला गया और इतना मरीज ठीक हुआ, यह तो यही बायोस्टैटिक्स ही है, ठीक है। या आरोग्य सेतु ऐप पर जो आपको दिखाते रहता है वो सब बायोस्टैटिक्स का ही देन है। 6ठा पॉइंट, डेमोग्राफी या मीडिया वाला से जो दिखाते रहता है तो वो बायोस्टैटिक्स का ही प्रयोग करता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, लोगों की आबादी हमने बताया जनगणना के लिए, तो उस कंडीशन में भी इसका ही प्रयोग किया जाता है बायोस्टैटिक्स का। 6 पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट है स्टैटिक्स हेल्प्स टू, अच्छा, सरकार एक पक्ष और दूसरा होता है विपक्ष। जो सत्ता में रहता है उसको पक्ष कहते हैं और जो सत्ता से बाहर होता है उसको विपक्ष कहते हैं। जैसे अपने यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है या बीजेपी का गठबंधन है, तो ये दोनों जो है वो पक्ष हो गया, और इसके अपोजिट में जो है तेजस्वी यादव का, तो वो क्या होगा, विपक्ष हो गया। तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को उसके डाटा से ही घेरता है। जैसे कहेगा कि हमारे टाइम में इतना क्राइम हुआ, इतने मर्डर हुए, इतने रेपे केसेज हुए, इतने सड़क दुर्घटना हुआ, ठीक है। तो सब डाटा तो आपके पास है ही,
और दूसरे इतना मेरे टाइम में इतना में पेट्रोल मिलता था, आपके टाइम में इतना में पेट्रोल मिलता है, हम मतलब इतना जो है आत्महत्या किया, आपके टाइम में इतना किया। तो जितना भी चीज का एनालिसिस होता है, एक पक्ष दूसरे को घेरने के लिए यही बायोस्टैटिक्स का तो प्रयोग करते हैं। तो जिसकी बायोस्टैटिक्स की पूरी जानकारी अच्छी से हो गई, वह सरकार बनवाने के लिए सक्षम हो सकता है। जैसे प्रशांत किशोर जो है मुंबई ये बंगाल के चुनाव में, उसके पास डाटा एनालिसिस कैपेसिटी बेहतर है, तो उसने क्या किया, डाटा एनालाइज करके ये बता लेता है, ये पता कर लेता है कि कितना वोटर्स इस क्षेत्र में है और किसको कौन वोट कर रहा है, और पिछले सेशन से मिला लेता है। तो यह जो चीजें हैं इम्प्लीमेंटेशन, जिसको कहते हैं बूथ लेवल पर काम करना, यह उसी होता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि मौसम, आज का मौसम ये रहेगा 27-28 डिग्री टेम्परेचर, वर्षा होगी। इन सभी चीजों में तो बायोस्टैटिक्स ही भरा पड़ा है। तो इतना सारा पॉइंट्स है जहां पे बायोस्टैटिक्स काम करता है, जिसमें से हम ज्यादा पॉइंट पर भी चर्चा नहीं करेंगे। एक रिसर्च को देख लेते हैं, रिसर्च में कुछ पॉइंट को देखेंगे, एक मेडिकल सेक्शन में देख लेते हैं, ठीक है, और एक जेनेटिक्स में देख लेते हैं, ठीक है। बाकी पॉइंट्स नॉर्मल ही लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ही लिखा जा सकता है या समझा जा सकता है। तो रिसर्च, मेडिकल चेकिंग और जेनेटिक्स, इस तीनों को थोड़ा सा 2-3 पॉइंट इसमें बनाकर देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग का अगर आज्ञा हो तो आगे बढ़ें। रुक जाएं, आ जाए। अगर हो गया है तो ओके कीजिएगा, कितना आदमी का हो गया है, ताकि देखे कौन कौन सा बात जुड़ल है। तुलसी ओके, अर्चना ओके सर, चंदन ओके, नेहा ओके, अच्छा आईपीएस आज आ गई है नहीं, कंचन ओके, अच्छा आज से आप ड्यूटी संभाल लिए नहीं, अमित ओके, अमन ओके, ठीक है। प्रियंका अभी तक ड्यूटी नहीं ज्वाइन की है। ओके चलिए, सबका हो गया, संजीव ओके, चांदनी ओके, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 7-8 पॉइंट हो गया जहां पर बायोस्टैटिक्स का यूज करता है। तो आप अगर गौर से देखिएगा, बोलिए मत, बोलिएगा तो हमारे पास आवाज नहीं आएगा, बोलिएगा कैसे, क्या बोल रहे थे, बोलिए, मैसेज में बोलिए ना, अजय। अच्छा ठीक है, तो देखिए कि आप अगर इसको एनालाइज कर लीजिएगा तो दुनिया को आप अकेले मुट्ठी में कर लिए। दुनिया मुट्ठी में कब हो गया, जब बायोस्टैटिक्स का अच्छा ज्ञान हो गया, तो आप एक राजनेता भी बन सकते हैं, एक मेडिकल के बड़ा कमिश्नर भी बन सकते हैं, एक घूसखोर मंत्री भी बन सकते हैं, एक घूसखोर पदाधिकारी भी बन सकते हैं, एक अच्छा पदाधिकारी भी बन सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, जिसको इस चीज का एनालाइज करना आ गया, वो अंकों के बीच में हेर फेर कर सकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं पहला चीज रिसर्च पर। रिसर्च पे हम लोग बात करते हैं, रिसर्च में क्या है, कुछ पॉइंट्स। रिसर्च, रिसर्च किसको कहते हैं, एक बार कोई आदमी कह दिया है और उस पर पुनः हम अनुसंधान करते हैं कि वास्तव में ये सही है नहीं है, उसके एनालिसिस करना, उस पर सारे चीजों को इकट्ठा करना, उसी को कहते हैं रिसर्च, ठीक है। रिसर्च नाम से क्लियर है, जो चीज खोजी जा चुकी है या जो चीज के बारे में जानते हैं, उन्हीं चीजों से नए चीजों को पता लगाना रिसर्च होता है, ठीक है। अब चीज आपके पास वही है, लेकिन उसके तरीके या उसका जो बेसिक गहराई है उसको पता लगाना। तो पीएचडी लोग जो करता है, उसमें टॉपिक वही होते हैं, एक नया चीज दुनिया में कोई अब तक नहीं खोजा है, ठीक है, या उसके बारे में नहीं बता पाया है, उन चीजों को आपके पास लाया जाता है। और पीएचडी की शिक्षा में यही होती है, जिसमें रिसर्चर कहा जाता है, ठीक है। रिसर्च इज इनकम्प्लीट विदाउट द स्टैटिक। क्या कहा गया, रिसर्च तब तक आपका अधूरा है जब आपके पास डाटा नहीं है।
एक अच्छा वक्ता के लिए, एक अच्छा बोलने वाले के लिए डाटा का होना बहुत जरूरी है। डाटा अगर नहीं रहेगा तो वह अपने चीजों से पीछे आता है। माइक बंद कर दीजिए जाए। दूसरा पॉइंट पूछना है तो पूछ के फिर ये कर लीजिए। एवरी रिजल्ट, एवरी रिजल्ट या डाटा, रिजल्ट आपका क्या है, एक डाटा ही होता है कि इतना नंबर आ गया, आप पास कर गए, बढ़िया हो गया। ये रिजल्ट डाटा इन द रिसर्च, इन द रिसर्च need to be statistically validated। ठीक है, जितने भी रिसर्च होते हैं इसके लिए एक अच्छा स्टैटिक्स चाहिए और वह अपडेटेड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। फॉर द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, आप किस तरह से खोज कर रहे हैं या उसके लिए क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी, कब कब पड़ेगी, उस चीज का भी डिजाइन आपको के लिए आपको इसका यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, आप डाटा को सेलेक्ट करते हैं जिस मेथड से, ठीक है, सेलेक्टिंग द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, कि हाँ इसमें से ये चीज को हम सेलेक्ट करना है, ये चीज को हटाना है, तो उसमें रिसर्च के कंडीशन में इसका यूज होता है। नेक्स्ट, ड्राइविंग लॉजिकली कंक्लूजन, आप जब भी कहीं किसी चीज के निष्कर्ष से पहुंचते हैं वहां पर आपको डाटा ही लास्ट में मदद करता है कि अच्छा इतना चीज हम इतना बजे चल रहे थे, इतना बजे हम लोग का काम खत्म हो गया और इतना निष्कर्ष निकल के आया, इतना वोटिंग हुआ, इतना ये चीजें हुई, या इतना हम रिसर्च कर लिए, इतना तक, इतना % तक हमने काम कर लिया। तो फिर लास्ट में कंक्लूजन देने के टाइम में भी आपको डाटा ही चाहिए, मतलब उसको उसमें भी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि वैल्यू कांस्टेंट है या बदलता है, तो ड्राइविंग सिंगल वैल्यूज फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, तो वेरिएबिलिटी को जानने के लिए भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। ड्राइविंग सिंगल वैल्यू और एक ग्रुप, आप एक वैल्यू सिंगल में आ रहा है या ग्रुप समूह में आ रहा है, तो उस कंडीशन में तो रिसर्च में आपको इस जो 6 बातें हैं इसकी जरूरत पड़ती है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे वो है मेडिकल में, पॉइंट हम दे ही देते हैं, आप अपना बाकी पॉइंट दीजिएगा। मेडिकल करके है उसमें जो पॉइंट अपना कर लीजिएगा। मेडिकल, इसमें क्या है, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स है। फार्मास्यूटिकल मतलब क्या, दवा की कंपनी को फार्मास्यूटिकल बोला जाता है, ड्रग्स उसी को बोली जाती है। तो जितने भी एमआर सब घूमते रहता है, ठीक है, या कितने कौन दवा कितने क्षेत्र में क्या होलसेलिंग है, क्या प्राइस है, क्या क्या है, तो इसकी इफिशियंसी को जानने के लिए भी डाटा की जरूरत, इफिशियंसी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, एक बात। दूसरा बात, फॉर फाइंड आउट द पॉसिबल साइड इफेक्ट, ऑफ ड्रग, कौन दवा किस क्षेत्र में कैसे उसका ड्रग्स का साइड इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, ठीक है, क्या यूजफुल प्रभाव है और क्या हार्मफुल है, इन चीजों को करते हैं। लास्ट, फॉर कंडक्शन ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट ट्रायल्स। ठीक है, मतलब अगर ट्रायल के लिए आपको प्रयोग करना है उस कंडीशन में भी आपको यही डाटा मदद करता है। तो 2 चीज हो गया, रिसर्च और मेडिकल। जैसा कि बात किए थे कि एक और बचा है जिसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स अगर आज मेंडल सक्सेस है तो उसके पीछे यही डाटा है। मेंडल को सक्सेस नहीं होता जब तक कि उसको परनेट स्क्वायर बॉक्स नहीं मिलते या बाकी चीज नहीं मिलती,
तो मेंडल भी आज कोई नहीं जानता मेंडल को, तो मेंडल को जानने के लिए भी आपको बायोस्टैटिक्स की जरूरत पड़ी है, बायोस्टैटिक्स की जरूरत पड़ती है। हो गया है तो यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, पॉइंट कई लिखे हैं, 8 लिखे हैं, जिसमें से डील आपको तीनों को करना है। तीसरा पॉइंट है जेनेटिक्स। जैसा कि जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मटर के पौधों पर काम है और उनको भी सक्सेस दिलाने में डाटा का ही जरूरत पड़ा। बायोलॉजी में कोई ऐसा व्यक्ति जो डाटा का यूज किया वो यही थे। अगर डाटा नहीं यूज किए रहते तो मेंडल को कोई नहीं जानता। तो पहला पॉइंट, स्टडी द इनहेरिटेंस, जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया था, पैटर्न डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया था, और उसमें जो निकल के आया 9:3:3:1 और 1:2:1, ये जो डाटा है ये तो डाटा का ही खेल है, बिना डाटा का सक्सेस नहीं होता। तो एसेंशियल फॉर द स्टडी ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, स्टडी द बिहेवियर ऑफ जीन्स इन ए पॉपुलेशन, या इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। नेक्स्ट, फॉर द मैपिंग क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम का मैप तैयार करना, उसमें भी बायोस्टैटिक्स का ही यूज है। चलिए तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। इसमें अब आता है कि लिमिटेशन क्या क्या है। 11 को पॉइंट है, इसका दायरा कहाँ तक है। तो लास्ट इस टॉपिक के लास्ट जो टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, जिसमें 10 पॉइंट देखना है, 11 पॉइंट, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे शॉर्टकट तरीका में और सबसे पॉइंट के रूप में आपको हम पूरा बात को रख दिए हैं, ताकि आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम आसान भाषा में, आसान शब्दों में पॉइंट वाइज कर दिए हैं। इससे इजी अब नहीं हो सकता है ये टॉपिक। हो गया है तो यस कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। क्या बोले हैं? ठीक 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 ठीक, हाँ समझा देते हैं। हाँ, कह रहा है कि स्टडी इन द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है कि 2 तरह के गुण होते हैं, एक होते हैं मैटरनल, एक होता है पैटर्नल। मैटरनल का मतलब क्या, माँ की तरफ से आने वाला, नानी की तरफ से आने वाला, और पैटर्नल का मतलब होता है फादर की तरफ से आने वाला, बाबा की तरफ से आने वाला। तो कह रहा है कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, जो पुराने गुण आते हैं, ठीक है, कितना % गुण आया, अगर 10 है तो 10 में से कितना आगे तक पहुंचा। हम जानते हैं कि 50% पहुंचता है, ठीक है, उसमें किस तरह के कैरेक्टर आए, इस चीज के लिए भी स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन, जीन की अनुवांशिक गुणों को समझने के लिए भी आपको बायोस्टैटिक्स का यूज करता है। क्योंकि जितने भी पैटर्न को समझते हैं वो डाटा के रूप में रहता है, अंक के रूप में रहता है, परसेंटेज के रूप में रहता है, या कोड के रूप में रहता है। जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसको हम कितना आया ये चीज समझना होता है। उस कंडीशन में आपको जेनेटिक्स मदद करता है। दूसरा करा है एसेंशियल फॉर स्टडी ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है, अगर मेंडल के पूरे स्टैटिक्स को समझना है, उस कंडीशन में भी आपको डाटा का ही खेल आएगा, चाहे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे वो म्यूटेशन थ्योरी हो, चाहे वो क्रॉसिंग ओवर हो, चाहे वो क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस हो, हर कंडीशन में, या चाहे वो जेनेटिकल डिजीज हो, उसमें भी आपको ये अंक का ही खेल लगता है
डाटा लगता है कि हाँ इतना ये चीज नहीं पहुंचा, क्रोमोजोम 46 होना चाहिए, 47 हो गया, 48 हो गया, 49 हो गया, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। स्टडी द बिहेवियर ऑफ जीन इन ए पॉपुलेशन, हम परसेंटेज ऑफ क्रोमोजोम के आने या न आने से हम बिहेवियर के बारे में एक मोटा मोटी तौर पे पता लगा सकते हैं। अच्छा, इसका गुण नाना से मिल रहा है, नानी से मिल रहा है, सब से जो देखता कहता हमरे से मिल रहा है। तो ये जो गुणे हैं वो क्या है कि कुछ कंडीशन या कुछ चीजें उसमें आता है, कुछ चीजें नहीं आता है। तो ये परसेंटेज एक्यूरेट तो नहीं बताता, हम लोग तो अनुमान से बताते हैं, लेकिन ये जो है आपको एक्यूरेट बताता है। फॉर द मैपिंग क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का मैप तैयार करते हैं कि कितना परसेंटेज क्या जाएगा। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट था, दुनिया लेवल का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे सभी जीवनों पर काम हो चुका है, दुनिया के कई देशों ने पार्टिसिपेट किया। तो हमारा जो मैप तैयार किया था कि क्रोमोजोम किस तरह का बिहेव कर रहा है, कितना परसेंट कैरेक्टर जा रहा है, किस तरह के कैरेक्टर जा रहे हैं, तो ये क्रोमोजोम मैप की वजह से, तो उसमें भी बायोस्टैटिक्स का यूज किया जाता है। ओके है, चंदा हो गया, चलिए ठीक है। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पहला पॉइंट, 11 पॉइंट टोटल देखना है। स्टैटिस्टिकल लॉ आर ट्रू और एवरेज, सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नॉट ए स्टैटिक। मान लो, अब देखो अभी न्यूज चैनल वाला सब दिखा रहा था कि ममता बनर्जी को जब शुरू देखते हुए तो कोनो दिखा रहा है 212 सीट आ रहा है, कोनो दिखा रहा है 210 आ रहा है, कोनो दिखा रहा है 207 हो रहा है। जो बिका हुआ चैनल है वो दिखा रहा होगा 255 आ रहा है, कुछ भी दिखा सकता है, ठीक है। और जो बिका हुआ नहीं है वो 100 दिखा सकता है, 150 दिखा सकता है, 200 दिखा सकता है, या फैक्ट भी दिखा सकता है। तो कह रहा है कि ये एक व्यक्ति का डाटा नहीं होता है कि हाँ ये व्यक्ति इतना करके लाया, लिख दीजिए उतने हो जाएगा, नहीं। जितना भी मीडिया है सब एक जगह डाटा इकट्ठा करता है, फिर डाटा को एनालाइज किया जाता है कि कितना कौन दिखा रहा था, एग्जिट पोल में क्या दिखाया था, अब क्या दिखा रहा। तो कहने का मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स लॉ आर द ट्रू, यह सत्य माना जाता है या एवरेज माना जाता है। मान लो कि हम कहेंगे कि 6 आएगा, आप कहेंगे नहीं सर 5 आएगा, कोई कहेगा नहीं 7 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि नंबर ऑफ संख्या, मान लो कोई आगे फिर कहेगा 6, कोई आदमी आके कहना 6 होगा। तो नंबर ऑफ संख्या किसका ज्यादा है और कौन लेके आया, तो एवरेज तौर पे मोटा मोटी तौर पे हम सबका औसत निकाल के बता देंगे कि इतना होगा। तो यही हुआ कि एक आदमी के बात पे इसमें विश्वास नहीं करना है, इसमें जब भी विश्वास किया जाएगा तो लोगों के समूह और उसके एवरेज पर विश्वास किया जाता है, इसलिए इसको सत्य मानकर काम किया जा सकता है। दूसरा, statistics cannot be applied to सिंगल या सिंगल या ऑब्लिक कर दीजिएगा इंडिविजुअल डाटा। कह रहा कि स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड, यह एक पर अप्लाइड कभी भी नहीं होता है, या किसी इंडिविजुअल पर अप्लाइड नहीं होता है, ठीक है, किसी खास पे अप्लाइड नहीं होता है, यह सामूहिक तौर पे होता है। स्टैटिस्टिकल मेथड आर बेस्ट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, एप्लीकेबल ऑन क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड जो होता है ये बेस्ट है और इसको लागू किया जा सकता है क्वांटिटी के आधार पर, क्वांटिटेटिव डाटा कहा गया। चौथा पॉइंट, स्टैटिस्टिकल methods cannot be
applied to highly heterogeneous data। देखिए अगर बहुत ज्यादा ये आ रहा है, एक तरह का चीजें नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में स्टैटिकल डाटा का उपयोग अप्लाई नहीं किया जाता है। 5वां पॉइंट, मतलब वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में नहीं होगा इसका प्रयोग। इफ सफिशिएंट केयर इज नॉट exercised in collecting, analyzing and interpreting the data, the statistical results might be misleading। कहा गया इफ द सफिशिएंट केयर इज नॉट एक्सरसाइज्ड, अगर सही तरीके से आप केयर नहीं करते हैं तो इन कलेक्टिंग एनालाइजिंग, मतलब कलेक्ट करने में, एनालाइज करके नहीं कर सकते, मतलब अपना बुद्धि लगा के नहीं सही से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके डाटा को मिसलीडिंग माना जाएगा। अब घर मान लीजिए कि आप सर्वे करने के लिए गए और घर की संख्या 20 गो था, आप आए 17 को सर्वे करके 3 गो छूट गया, तो उस कंडीशन में आपके डाटा को कभी सही नहीं, आपका सब 17 को मान लीजिए कि एग्जैक्ट होगा, सही होगा, और आपने 3 को छोड़ दिया तो आपके डाटा को नहीं रखा जाएगा, आपके डाटा को अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने पहला चीज ये किया कि आपने मिसलीडिंग कर दिया, आपने उस चीजों को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज हो गया, पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6, ओनली ए पर्सन expert in statistics can handle the, कहां पे, किस लाइन नंबर, पॉइंट नंबर, स्टैटिस्टिकल लॉ आर ट्रू और एवरेज, सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नॉट ए स्टैटिक। Only a person expert in statistics can handle the statistics statistical tools efficiency। ठीक है, अब मान लीजिए कि कह रहा है कि ओनली ए पर्सन एक्सपर्ट इज स्टैटिक्स कैन बी हैंडल द स्टैटिकल टूल्स और इफिशियंसी। मान लीजिए कि कोई एक बुर्बक विधायक जो है, जिसके पास ज्ञान नहीं है कि क्या होता है कैसे होता है, वो जीत जाता है, किसी भी तरह के लोगों का समर्थन मिल जाता है, वो जीत जाता है। अब उसको डाटा दे दीजिएगा तो क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। तो जो बूझता है, अब मान लीजिए राबड़ी देवी को कहिएगा कि हाँ बताइए कि सब कौन क्षेत्र में क्या है कैसे है, तो ये बता देंगे, लेकिन कौन क्षेत्र में कितना आबादी है, किस तरह की आबादी है, कौन धर्म के लोग ज्यादा है, कौन कम है, कौन कास्ट है, महिला कितनी है, पुरुष कितना है, शिक्षित कितना है, बेरोजगार, उसको राबड़ी देवी से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में आपको प्रशांत किशोर के लाके दिखाना होगा कि ये डाटा है और आप इसमें से बताइए कि कितना सीट हमको मिल जाएगा या क्या होगा, तो वो बता सकता है कि हाँ ये इतना डाटा है, इससे आया मिलेगा। ठीक है, एक अब मान लीजिए कि आप मैच देखने जाते हैं, मैच देख रहे हैं, सब आदमी मैच देख रहा है, तो देख लेता है कि हाँ इतना रन मारेगा, इसकी एफिशिएंसी क्या है, और वही मैच आप देखते हैं, आप अगर मैच में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो आपके लिए वो खाली फोटो रहेगा, लेकिन दूसरे के लिए जो बुझता है वह उस चीज को समझ लेगा कि नहीं इसका मतलब ये होता है।
वही चीजें हो गया कि एक पर्सन एक्सपर्ट ही आपके डाटा को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो पहला बात कह रहा है कि स्टैटिक्स लॉ आर ट्रू और एवरेज, या हमेशा तो सही होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए और ऑब्जर्वेशन पर आधारित होना चाहिए, इज नॉट स्टैटिक्स। ठीक है, सिंगल ऑब्जर्वेशन करके आप किसी चीज को नहीं पता कर सकते हैं, उसके लिए कम्युनिटी चाहिए, समूह में। हाँ, एक आदमी नहीं, 5 आदमी 7 आदमी ऑब्जर्व करके लाया है तब। स्टैटिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड ए सिंगल इंडिविजुअल डाटा, एक आदमी के डाटा को कभी अप्लाई नहीं करता है। स्टैटिकल मेथड भी बेस्ट एप्लीकेशन इन क्वांटिटेटिव डाटा। स्टैटिकल मेथड में सबसे ज्यादा एप्लीकेबल, सबसे ज्यादा लागू करने वाला जो डाटा होता है वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है। स्टैटिकल मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड ए हाईली हेट्रोजीनियस डाटा, जब बहुत वेरी कर रहा हो, अलग अलग आ रहा हो, तो उस कंडीशन में अप्लाई नहीं किया जाएगा। इफ सफिशिएंट केयर इज नॉट एक्सरसाइज एंड कलेक्टिंग, आप डाटा को कलेक्ट करने में मेहनत नहीं किए हैं, जैसे तैसे करके ले आए हैं, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि आपके डाटा को मिसलीडिंग कर दिया जाएगा, आपके डाटा को शामिल नहीं किया जाएगा। Only a person expert in statistics can be handle the statistical tools or efficient। ठीक है, एक पर्सन जो स्टैटिक्स को समझता है वही उसको सही तरीके से हैंडल कर सकता है। ठीक है, अब यही जगह पर अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, बुढ़वा मास्टर रहता अभी उल्टा पुल्टा करके ऐप का उल्टा पुल्टा करने लगता, कहता की वो की मतलब हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होता, दिक्कत हो जाती। लेकिन आप हम पूछ रहे हैं कि हाँ सर, ये पूछ रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, इतना इतना लोग आ रहा जा रहा है, तो ये चीज क्या हो गया कि एक आप एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ 19 को बच्चा है, उसमें से 17 को पढ़ रहा है, तो ये एक एनालिसिस का तरीका है कि हाँ हम ये समझ रहे हैं कि ऐसा होता है, बीच में से एगो दूगो जा रहा है, मैसेज कब आ रहा है, कौन बीच में बोल रहा है, ये सारी चीज पता कब चल रहा है, माइक सही से आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को एक समझने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है, तो वही चीज कह रहा है कि एक पर्सन एक्सपर्ट ही स्टैटिकल डाटा को हैंडल कर सकता है। ओके है, 6 पॉइंट हो गया है। अब बचा है 7 8 9 10 11, लास्ट है, देखते हैं। सातवां पॉइंट, देयर आर टू मैनी methods to study a single problem in statics। एक बात हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, देयर आर टू मैनी मतलब बहुत ज्यादा मेथड्स हैं, स्टडी ए सिंगल प्रॉब्लम्स इन स्टैटिक्स। आठवां पॉइंट, statics does not depict the entire story or the phenomenon। ठीक है, जितना सीएम साइंस के टीचर सब था, जैसा पैसा ले लेके पूरा 10-10 हजार रुपया लिया हुआ था ऑनर्स में, एगो नहीं पढ़ा रहा है, सब बच्चा सब एकदम परेशान हो कि पढ़ा दीजिए सर पढ़ा दीजिए। तो यही दिक्कत ना होता है कि विद्यार्थी पेमेंट कर दिए हुआ है और विद्यार्थी टीचर एब्सेंट पकड़े हुआ है, यही है। तो आप ही लोग के लिए ना ये है कि हम वहां पूरा कराएंगे, पैसा लिए हुए हैं, भागेंगे नहीं, ये सब बात है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, 9 पॉइंट देखेंगे, स्टैटिकल्स रिजल्ट्स आर नॉट ऑलवेज बियॉन्ड डाउट। स्टैटिकल रिजल्ट आर नॉट ऑलवेज बियॉन्ड डाउट। ठीक है, स्टैटिकल रिजल्ट जो होता है यह डाउट कह रहा आर नॉट ऑलवेज बियॉन्ड द डाउट, इस डाउट के कंडीशन में नहीं रखता है कि हाँ संदेहास्पद तो कोई डाटा अगर है तो उसको नहीं ही लिया जाता है। 10वां पॉइंट, सेकेंड लास्ट, सम एरर्स possible in the
स्टैटिस्टिकल डिसीजंस। ठीक है, देखिए सम एरर्स पॉसिबल इन द स्टैटिकल डिसीजन, बहुत सारा एरर आता है, बहुत सारी कठिनाइयां आती है। कई बार क्या होता है कि आप एक बार आप जो डाटा लिए और उसमें टाइप 1 एंड या टाइप 2, तो उस कंडीशन में कई बार क्या होता है कि आपको कुछ चीजों में वेरिएशन आने लगता है। उस कंडीशन में सम एरर्स आर पॉसिबल, हो सकता है गलती हो, टाइप 1 में किए हैं कुछ गलती हो या टाइप 2 में, तो ऐसे कंडीशन में आप ये चीजों को कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, वी डू नॉट नो वेदर an error has been committed or not। ठीक है, वी डू नॉट नो, हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या क्या गलती हुआ है डाटा इकट्ठा करने में। ठीक है, और इसके प्रति हम लोग कमिटेड भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपका यह टॉपिक समाप्त हो गया, बायोस्टैटिक्स। ठीक है, वी डू नॉट नो द बेटर एंड एरर हैज बीन कमिटेड और नॉट, ये चीज हम लोग समझते हैं कि फिर से एक बार देख ले, देयर आर टू मेनी मेथड्स टू स्टडी, इसके लिए कई सारे मेथड्स है। जैसे हम लोग मीन मीडियन मोड देखे, स्टैटिकल एरर देखे, स्टैटिकल ये सारी चीजें देखे हैं, वेरिएंस देखे हैं। तो कह रहा है कि देयर आर टू मेनी मेथड्स टू स्टडी, बहुत सारे मेथड्स है। सिंगल प्रॉब्लम इन स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के सिंगल प्रॉब्लम को समझने के लिए, स्टैटिक्स डज नॉट डिप्लिक्ट द इंटायर स्टोरी और द फेनोमेनन। आप ये नहीं है कि आपको रास्ते में गए थे, आप डाटा इकट्ठा करने में कुत्ता दौड़ गया पीछे से, ये सब चीज को जिक्र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटा, या बारिश हो गया, डाटा पानी में दह गया, तो ये सब चीज आप नहीं किसी को समझा सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर रखे थे उसमें सारा डाटा था, चोरी हो गया। ठीक है, इस चीज को आप नहीं मान सकते हैं। नंबर पॉइंट, स्टैटिकल रिजल्ट्स आर नॉट ऑलवेज बियॉन्ड डाउट। ठीक है, यह संदेहास्पद स्थिति में नहीं, आप जिसमें आपको संदेह लग रहा है उस डाटा को नहीं लिया जाता है। सम एरर्स पॉसिबल, हो सकता है कि आदमी इस डाटा को इकट्ठा करता है तो कुछ गलतियां हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति करके आया, उसमें डाटा सही हो, कोई आदमी आया गलत हो, तो थोड़ा बहुत गलती सभी से हो सकता है इस कंडीशन में। और लास्ट पॉइंट कह रहा कि वी डू नॉट नो वेदर द एरर हैज बीन कमिटेड और नॉट, गलती हुआ है नहीं हुआ है इसके बारे में भी हम परफेक्ट रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि अपने से कोई भी व्यक्ति गलत नहीं करना चाहता है और गलत करके नहीं आता है। ठीक है, हाँ गलतियां हो जाती है, लेकिन कमिटेड नहीं कहेगा कि हाँ ना हम गलती हो गया हमसे। वो कमिटेड उस टाइम में नहीं होगा जब सारा डाटा लोग करके लाएगा, तब लगेगा कि हाँ हो सकता है कि गलती हो गया है। तो ये चीजें हैं। तो इस तरह से बायोस्टैटिक्स का जो टॉपिक था आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब अगला क्लास क्या होगा, कौन सा टॉपिक होगा, उसको हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक हम लोग का फिलहाल बायोस्टैटिक्स खत्म है, मीन मीडियन मोड खत्म है, वेरिएंस खत्म है, इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म है। इतना पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे स्टैंडर्ड एरर होगा, टी स्क्वायर टेस्ट होगा, ची स्क्वायर टेस्ट होगा, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, बचा हुआ, तो इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। जिन बंधुओं का ड्यूज पेमेंट है बाकी, उसे अपने हिसाब से सुरक्षित तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम आपके पास है, ऑफलाइन चाहेंगे तो ऑफलाइन साइबर कैफे वाला को कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है, आपकी जरूरत के साथ साथ आपकी जरूरत के लिए ही हम यहाँ हैं, नहीं तो हम घर बैठ के कौन जरूरत था। जैसे टीचर, कुछ टीचर कॉलेज के हैं, अपना पूरा पेमेंट लेके घर पे एकदम कान धा के तेल धा के सोए हुए हैं, मोबाइलो ऑफ करके रखे हुए हैं। तो ऐसे टीचर सब है जो पेमेंट लेने के बाद भी उनको क्या फर्क पड़ता है, कॉलेज से पूरा पेमेंट आइए रहा है, बच्चा का पेमेंट आए ना, बच्चा का पेमेंट लेके बैठिए गए हैं, तो इस कंडीशन में कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग हैं चूंकि जो आपके सेवा में इस लॉकडाउन में भी लगे हुए हैं, जो 1 घंटा आपको मन लगाने के लिए चले आते हैं, नहीं तो 1 घंटा जो आपका बेकार होता, दिमाग फ्रेश रहता, नहीं तो मानसिक हो जाएगा आदमी घर में बैठल बैठल। ठीक है, कल का क्लास एब्सेंट हो गया था मेरा, कल का नोट्स। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, लिंक हमसे मांग लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, लिंक हम भेज देंगे, कल के क्लास मिल जाएगा। ठीक है, लिंक वाला में क्या होता है कि कई बार
अंधेरा अंधेरा हो जाता है, नेटवर्क उटवर्क चला जाता है, तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, कल वाला लिंक भेज देंगे, उसे देख के फिर से बना लीजिएगा नोट, ठीक है। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? अगले दिन क्या पढ़ना है? चलिए देख लीजिएगा अगले दिन क्या पढ़ना है, और कल से हम लोग फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया, बायोस्टैटिक्स समाप्त। ठीक है, बायोस्टैटिक्स अब पूछ देगा तो आप लोग चीर फाड़ करके चले आइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा बात बता दिए हैं, एक एक चीज बता दिए हैं और शॉर्ट मेथड में बताए हैं। कोई आपको एक भी वर्ड ऐसा नहीं है कि आपके पहुंच से बाहर है, सिंपल सब है, आसानी से याद करने में भी अच्छा होगा और पॉइंट वाइज भी है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, लीव होते जाइए जल्दी जल्दी। 8 आदमी, 7 आदमी, 6 आदमी, 5, 4, 3, 2, 3, 3, 4, फिर वापस मत आइए, जाइए। अर्चना निकलो, चांदनी, ये वाला 11 नंबर, वी डू नॉट नो वेदर एंड एरर। ठीक है, हम, वी मतलब हम लोग, डू नॉट नो नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते हैं कि वेदर एंड एरर की गलती हुआ है या नहीं हुआ है, हैज बीन कमिटेड, लेकिन हम उस पर विश्वास रखते हैं कि हम अपने से गलती नहीं किए हैं, यही बात कहना चाह रहा है। ठीक है, और कुछ पूछना है? ओके।